हम हमेशा ये सोचते हैं हमारे पास ये नहीं, वो नहीं है। वो हम कंप्लेन करने के बदले अगर साथ में सब जुट के कोई सॉल्यूशन निकालें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। गांवों से देश बनेगा। विकास का धर्म होता है सहभागिता, विकास और शांति, ये हमारा धर्म है। लोग सोचते हैं कि भाई उधर तो सिर्फ ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है। 20 किलोमीटर से ही हमारे पक्षी उड़ते हुए दिखेंगे, तालाब पानी से भरते हुए दिखेंगे। हमने जैसे चौका सिस्टम की खोज कर ली। प्रत्येक व्यक्ति के 10,000 से लेके और कम से कम 60,000 तक एक महीने में इनकम होने लगी, वो चौका सिस्टम से हुई। ये जो वाटर कंजर्वेशन है वो सिर्फ इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब स्वयं इंजीनियर बन जाएं गांव के लिए। गांव वाले सारे मजदूर हैं, मालिक नहीं है क्या? हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं। Welcome to another episode of my show. Every once in a while, we come across a story that changes the way we look at a problem. My today's story changes the way we look at water conservation. My guest today is Lakshman Singh from the village of Laporia in Rajasthan. He did not invent machines or develop robots. Instead, he followed a very simple yet a powerful idea, the Chauka system. Something that not only transformed water availability, but restored livestock and revived livelihoods in the entire village of Laporia. Today, let's hear from him the journey behind this transformation and what lessons it can hold for all of us. लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नी अनस्क्रिप्टेड विद चंदा कोचर पे। जी, आपको भी सबको नमस्कार। हाँ जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे राजस्थान में मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अभी बचपन पूरा राजस्थान में ही निकला है। राजस्थान में बिताया था। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपसे चौका पद्धति के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये जो चौका सिस्टम है, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आप अगर एकदम सिंपल शब्दों में हमें बताएंगे कि ये क्या है और इससे पानी की बचत कैसे होती है। हम 4 दशक पहले यानी 40 साल पहले जब इस एरिया में पानी खत्म हो गया था, हाँ जी। तो हम हमारे पूरे मन क्रम से ये सोच रहे थे कि पानी कैसे बनाया जाए और पानी के साथ जो है हमारी जो जीवनचर्या है वो कैसे चले। जी। क्योंकि पानी के साथ जीवनचर्या भी चलना है, प्रकृति भी चलनी है, संस्कृति भी चलनी है। हाँ ये जी। सब साथ कैसे चले? हम्म। क्योंकि सिर्फ आप एक पानी बना देंगे या पानी रख लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। पूरी दिनचर्या चलनी चाहिए, पूरी व्यवस्था चलनी चाहिए समाज की। जी। खोज कर रहे थे तो पहले हमारा सिर्फ तालाबों पर हमारा सोच गया और हमने हमने तालाब बनाए। तो जो पुराने तालाब थे पहले उसको सही किया, फिर उसके नाम नहीं थे क्योंकि गांव में एक ही तालाब होता था। अच्छा। तो हुआ ये कि हमने उस तालाब को सही किया और वहां सारे समाज के लोग यानी पूरे गांव के लोग बैठ के सोचा गया भाई इस तालाब के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम इसको क्या माने। तो लोगों ने कहा कि साहब हमारे को अनाज चाहिए, मतलब खेती चाहिए। तो क्या इसको इस सिंचाई का काम करेगा ये तालाब, तो इसका नाम अनसागर रखते हैं। तो उसका नाम हंसागर रखा। अनसागर अनाज पैदा करेगा। हाँ जी, अनसागर। हाँ। और ये नाम जो है जब तक गांव रहेंगे जब तक ये नाम चलेगा इसका, और इसी नाम से इसको समझेंगे सोचेंगे और हमारी इसकी व्यवस्था करेंगे तालाबों की। फिर हमने दूसरे तालाब का सोचा, तो तालाब सोचा कि अब इस पे सिंचाई नहीं होनी चाहिए, वो ग्राउंड वाटर के लिए होना चाहिए।
अच्छा। में पानी रहे और जमीन में उतरता रहे, तो हमारे कुओं में या किसी भी तरह का कोई पानी की कमी नहीं रहेगी। तो जब वो तालाब कंप्लीट हुआ, और तालाब का बनाने की भी प्रक्रिया ऐसी थी कि पूरा गांव लगे उसमें, छोटे बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है वो लग जाए। हाँ। तो लगने का मतलब है 2000 लोग रोज लगे हैं, हम्म। तो 5 दिन में 10,000 लोग हो गए। तो हाँ। 10,000 लोग एक तालाब बना सकते हैं पूरा। जब पूरा एक तालाब बन जाता है, तो फिर उसका नाम रखा गया फूल सागर। फूल सागर। हम्म। फूल सागर, फूल सागर इसलिए रखा कि जब ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो फूल खिलेंगे गाँव में। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। और इससे हम कोई सिंचाई नहीं करेंगे। अगर किसी को मकान बनाना हो, किसी को बाल्टी से पानी ले जा सकता है, पशु पानी पी सकता है, वन्य जीव पानी पी सकते हैं, पर कोई मोटर या कोई भी पंप नहीं लगाएगा इसमें। ये हम्म। कुओं में पानी जाता रहेगा। ओके। तो उसको फूल सागर दिया नाम, और आज ही उसको फूल सागर के नाम से जाना जाता है। हम्म। फिर उसके बाद हमने अगले साल देव सागर बनाया, अच्छा। भगवान का तालाब। हाँ। उसमें भी कोई सिंचाई ना हो, हम्म। वो भी तालाब भरा रहे और जो पानी आए वो जमीन में जाए। पर वो देव सागर का मतलब है भगवान का तालाब है, कोई गांव बनाए, तो गांव में मंदिर भी होता है, चबूतरे भी होते हैं, घूमने की जगह भी हो। तो फिर उसकी पाले हमने चौड़ी बनाई, उस पे पेड़ लगाए, और उस पे चबूतरे बनाए बैठने के, छतरियां बनाई, और फिर उसका नाम रखा देव सागर, मतलब भगवान का तालाब है। तो गांव जब निर्माण करेंगे तो यही नहीं है कि सिर्फ तालाब बना करके छोड़ दिया, गांव घूमे बैठे, जिसको कहते हैं सैर सपाटा भी करें थोड़ा सा। और फिर उसके बाद तो और छोटे छोटे तालाब और बनाए, चारागांव में नाडियां बनाई, और खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाए। हर खेत में या हर 100 बीघा के अंदर कुछ तालाब बनाए जो कृषि भूमि को सपोर्ट करे पानी। तो ये तो तालाब एक पानी, कैसे बनते हैं? मतलब आप चारों तरफ उसके चौखट की तरह बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम्म। चौका की बात, हाँ नहीं, वो चौका सिस्टम अलग चीज है। ये हाँ। तालाब पर बात कर रहा हूँ। ओके। तालाब के सामने से पानी आता है, साइड से पानी आता है। हाँ। ओके। साइड से पानी आता है, जब हमने नहरें बनाई तो जो बरसात का पानी है वो साइड से निकलता है तालाब से, हाँ। और वो तालाब के अंदर आता है। ओके। जब तालाब हमारे एरिया में, ओके। हमने एक संगठन तैयार किया, ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया। तो हमने कई गांव में कहा सब एक एक युवा है जो गांव संभालो अलग अलग। तो वहां सब तालाब कंप्लीट हो गए। तो फिर हमने कुछ चरागाहों पे काम किया। तो चरागाहों पे कैसे काम करें? चरागाह वो जगह होती है जहाँ गांव के पशु चरते हो, हम्म। जहाँ पे गाय भैंस बकरी भेड़ वो भी रहते हो, जहाँ वन्य जीव भी रहते हैं वहां पर। तो एक ऐसी सामूहिक जमा जगह होती है, भूमि, जिसको चरागाह कहते हैं, चरनोट कहते हैं, है ना, गोचर कहते हैं। तो वो पुराने जमाने से, राजाओं के जमाने से ये रखी गई थी कि यहाँ पशु चरेंगे, गायें चरेगी, दूध देगी, घी आएगा, गोबर आएगा, ये सब। अगर पशु रखेंगे तो चरागाह होना जरूरी है। तो चरागाहों में पानी कितना रुके, हम्म। बरसात का पानी कितना रुके, जिससे अपने आप घास और पेड़ आए, अपने आप। बीज मिलना चाहिए जमीन को और पानी को। जब पानी को और जमीन को जब बीज मिलता है तो वो विकसित होना चाहिए। वो हम्म। कितना पानी हो, आपने देखा होगा कभी तालाब सूख जाता है तो उसके अंदर पेड़ और घास नहीं आते, यानी ज्यादा पानी ठहरता है तो उसमें घास पेड़ नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है तो वहां भी नहीं आता है। हाँ। तो हमने थोड़ा देखा कि नेचुरल गड्ढे देखे, कुछ काम करके देखा, फिर उसको बदलते रहे, एक अध्ययन किया हमने, पूरा रिसर्च किया हमने। और फिर कहा कि जब 9 इंच पानी ठहरेगा बरसात का, हर बरसात का, जो बरसात आए फिर ठहरे, फिर बरसात आए 8 दिन बाद फिर ठहरे, तो उसमें प्रकाश और भूमि मिलती रहे। अगर ज्यादा पानी होगा तो नीचे प्रकाश नहीं आएगा, वो नहीं चलेगा। तो हमने 9 इंच तय किया, भाई 9 इंच पानी चरागांव में रहना चाहिए, तो अपने आप घास और पेड़ आएंगे। जब घास और पेड़ आएंगे तो इकोसिस्टम बनेगा, वहाँ का पर्यावरण अच्छा होगा, वहाँ की जलवायु अच्छी होगी। ये हमने फिर तय किया।
तो फिर गांव को समझाया और नक्शे बनाए और वो नक्शे जमीन पे उतारे। अच्छा। भाई कैसे कागज का नक्शा कागज में रह जाता है, लोग नहीं समझते। उसको वैसा का वैसा जमीन में उतार दिया और फिर जहां से मिट्टी उठानी है, जहां मिट्टी गिरनी है, वो हमने काम किया। उसमें पूरे गांव लगते थे। एक एक गांव में 500-500 लोग लगते थे, 500, 600, 700, 200, 500, जैसा गांव है, जितना बड़ा छोटा बड़ा। तो वो सारे गांव के लोग लगे और चरागांव का विकास किया। जब चरागांव का विकास किया तो चारा बहुत हुआ। जब चारा हुआ तो पशुपालन अच्छा चलता है। जब पशुपालन अच्छा चलता है तो हमारी खेती भी अच्छी चलेगी, इनकम अच्छी चलती है। तो हमने पर्यावरण का जो काम किया वो लोगों की आमदनी के साथ भी किया, कि लोगों की आमदनी हो, कृषि अच्छी हो, पशुपालन अच्छा हो और पर्यावरण भी अच्छा से अच्छा बनता जाए, इकोसिस्टम डेवलप होता जाए। तो फिर हमने चरागांव पे जब चौका सिस्टम बनाया और वो काफी अच्छा सिद्ध हुआ। हमें भी पता नहीं था कि ये इतना अच्छा सिद्ध होगा क्या। पर जब 2-3 साल में काफी पेड़ आ गए, जंगल लग गए, बेलें आ गई, वो आ गई, तो एक दिमाग में फिर आया कि इसमें 10% जमीन को बंद कर दिया जाए। बंद का मतलब उसमें पशु ना जाए, हाँ। तो उसमें घास, पेड़ और उनके बीज सुरक्षित रहेंगे और वो बीज अपने आप हर साल फैलता रहेगा चरागांव में। तो नए नए घास, नए नए पेड़, नई नई चीजें आती रहेगी और गांव में भी कितनी दूर तक पक्षी द्वारा वो बीज जाता है। कोई भी पक्षी अगर किसी घास का बीज, किसी पेड़ का बीज अगर वो खाता है तो बीट के द्वारा पता नहीं कितनी जगह गिरता है कहाँ तक जाता है? और जहां गिरता है वहां पे सारे पौष्टिक तत्व है उस बीज को मिलता है। जहां गिरता है वो बीज उगता है और वो शक्ति के साथ उगता है। तो हमने चौका सिस्टम मिट्टी से बनाया और जब पानी रुका उसमें 9 इंच, तो उसको घास के बीज और पेड़ों के बीज हमने जमीन को दिया, चरागाह को दिया। तो वहां जंगल लगे, तो हमारे पशु बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे चारा मिला उनको। फिर वहीं गोबर होता है, वो जमीन वहीं उपजाऊ होती है और फिर लोग दूध बेचने लगे। तो हमारे यहाँ पर एक एक गांव में, जितना गांव है छोटा, तो छोटा इनकम होने लगी। जैसे मान लो कि छोटा गांव है तो रोज की 50,000, 1 लाख, 2 लाख का दूध बिकता रहा। वो प्रत्येक व्यक्ति के 10,000 से लेके और कम से कम 60,000 तक एक महीने में इनकम होने लगी परिवारों में दूध से। वो चरागांव से हुई, वो चौका सिस्टम से हुई, वो तालाबों से हुई, मॉइस्चर से हुई। जब तालाब भर गए पानी से और जब उसके बाद चौका सिस्टम में पानी आया और हमने फिर रैंप बनाए पानी के, पशु पी सकते हैं, वन्य जीव पी सकते हैं, हर जीव को भोजन मिले। छतों का पानी टांकों में इकट्ठा किया और चरागाहों में रैंप बनाए। रैंप मतलब दोनों तरफ से उतर के पानी पी सकता है, वो पानी इकट्ठा होता है, पक्के स्ट्रक्चर है। ये एक बहुत 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। एक तो ये कि ये एक पूरा एक सिस्टम की तरह आपने किया कि तालाब बनाए, फिर चौका सिस्टम बनाया, फिर रैंप बनाए ताकि सब पानी पी सकते हैं। तो ये एक पूरा आपने कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से सोचा। और उससे भी ज़्यादा आपने ये कहा कि पूरे इकोसिस्टम पे कैसे फ़ायदा हो सकता है। मतलब ये आपने सिर्फ़ ये नहीं किया कि तालाब और चौका सिस्टम बनाए कि भई पानी को हम ठीक है ये डेज़र्ट है तो हम पानी को बचाएँ। लेकिन उसके बाद ये जो पूरा आपने बताया कि ये सर्कल है कि पानी, पानी के बाद ज़मीन पशुओं के लिए रखी, जो अनाज उगने का उससे सब लोगों की लाइवलीहुड, ये एक पूरा सिस्टम से जिस तरह आपने इकोसिस्टम को बढ़ाया है, आई थिंक ये एक लापोरिया की बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। देखो अब 40 साल से लगे हुए हैं जी। और सब काम छोड़ करके इस काम को लगे, तो सफलता तो मिलनी चाहिए थी, वरना तो हम निराश हो जाते। आप तो कह रहे हैं कि आप 40 साल से लगे हुए हैं, वो तो एक बहुत ही मतलब इतनी बड़ी बात है। लेकिन आप सिर्फ़ आप नहीं लगे हुए हैं, आपने अपनी तरफ से पूरे गाँव को इंस्पायर किया, पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर किया। तो ये बताइए कि आपने पूरी कम्युनिटी में कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंस्पिरेशन कैसे आप लाए कि ये एक चीज़ हम कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहता हूँ
कि ये बात सन 1977 की है, हाँ जी। जब तालाब टूटा हुआ था, पानी नहीं था, तो हमने कहा कि इस तालाब को ठीक करें। हाँ जी। तो लोगों ने कहा मज़दूरी कौन देगा? हाँ। मतलब लोग मज़दूरी पर आ रहे थे। हाँ, मेरे एकदम दिमाग में आया कि क्या गाँव वाले सारे मज़दूर हैं? हाँ। मालिक नहीं है क्या? हाँ ये जी। देश के मालिक गाँव के मालिक होते हैं ना। हाँ। तो हमने कहा ये गाँव अपना है, ये देश अपना है, वहाँ वाले मज़दूरी चाहिए। हम खुद निकले फिर 2 लोग, और फिर 2 से कई लोग बढ़ते गए। फिर एक दिन हमने एक गाँव की मीटिंग की और ये 2 बात पूछी गई, तुम्हारा गाँव कौन-सा है? तो लोगों ने कहा हमारा गाँव लापोड़िया है। अच्छा, हाँ। तुम्हारा देश कौन-सा है? भारत है। हुँ। इसके लिए किया क्या? आप सिर्फ़ मज़दूरी के लिए आए हो क्या इस ज़िंदगी में, इस धरती पे? तो लोगों को जिस कुछ समझ में आई कि बात तो सही है, हमारा गाँव है, हमारा देश है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। पूरे साल भर नहीं, तो हुँ। कम से कम साल भर में कुछ 5 दिन श्रमदान करें, हाँ। कुछ वृक्षारोपण करें, अपनी खुद की खेती अच्छी करें, हुँ। खुद का पशुपालन अच्छा करें, ये देश के लिए काम होता है। जी। हम दूध पैदा करेंगे, अनाज पैदा करेंगे, देश उसको खाएगा, पिएगा। हमारे जो लाल है ना, मतलब हमारे बच्चे, वो ताकतवर कब होंगे? जब हमारा दूध अच्छा हो, हमारा अनाज अच्छा हो। हम रोजाना कहें आज पानी नहीं है, आज अनाज नहीं है, आज हाँ। वो नहीं है, आज दूध नहीं है, क्या देश बनाएंगे हम? ये गांव में हमने ये संदेश दिया, तो फिर लोग इकट्ठे हुए और सारे बच्चे, सारे लोग, सारे पुरुष, जितनी जनसंख्या है, हाँ। बड़े बूढ़े मिला करके सबने किया, और वो कई साल तक काम किया। तो हमारी सफलता मिली, और एक गांव में नहीं, हुँ। हमने 50 से 100 गांव में काम किया है। अच्छा। फिर यात्राएं निकाली, धरती अच्छा। जतन यात्रा। हाँ, हाँ। आप नेट पे देखेंगे तो वो मिलेगा, धरती जतन यात्रा। वो ओके। यात्रा कोई पैदल चलने वाली, वो निकलने वाली नहीं है, हुँ। या गांव से शहर की ओर जाने वाली नहीं है, हाँ। या गांव से मंदिर की तरफ जाने की नहीं है। वो हाँ। गांव से गांव की तरफ जाने की है, और ये संदेश देती है। वहां जब यात्रा लोग इकट्ठे होते हैं, जो चरागाह पूजन होता है, वन्य जीव पूजन होता है, पशुपालन पूजन, पेड़ पूजन, ये उनका रेस्पेक्ट किया जाता है। उस लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ खाना बनता है, गुड़ बंटता है, फिर ये प्रस्ताव लिखे जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, जब ये यात्रा अगले साल आएगी तो हम इतने पेड़ लगाएंगे, हुँ, हुँ। हम गांव को साफ रखेंगे। तो फिर अगले साल फिर यात्रा आती है, तो उस जब यात्रा आती है, तो फिर वो गांव वाले वो काम को तैयार करके रखते हैं, हुँ। और यात्रा को बताते हैं कि हमने जो संकल्प लिया था, ये हाँ। काम पूरा हो गया है। ऐसे एक सैकड़ों गांव में यात्रा जाती है, और सैकड़ों गांव संकल्प लेता है। तो संकल्पित होंगे ना हम, हुँ। तब हम काम कर काम पाएंगे। करेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जी। हमारी एक संस्कृति होनी चाहिए। तो हमारे गांव-गांव में संगठन बने, हाँ। कमेटियां बनी, हाँ। कमेटियां की ट्रेनिंग हुई, फिर हुँ। वो कमेटियां में फिर जो यात्राएं चलती उसमें प्रस्ताव आए, और ये भी कहा गया गांव का वन होना चाहिए। मतलब उसमें वन होना चाहिए जिसमें पशु हो, पक्षी हो, बेलें हो, घास हो, फूस हो, है ना, खेलते हुए पक्षी हो, उसमें घोंसले हो। तो जब ये हमारे तरफ कोई आता है जयपुर से, तो 20 किलोमीटर से ही हमारे पक्षी उड़ते हुए दिखेंगे, तालाब पानी से भरते हुए दिखेंगे, है ना? झुंड के झुंड पक्षी मिलेंगे, और कुओं में पानी मिलेगा, अच्छी खेती मिलेगी। और ये तो सब हमारी राजस्थान या में जहाँ लोग सोचते हैं कि भई उधर तो सिर्फ ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है, डेज़र्ट रहता है और आप कह रहे हैं कि पक्षी दिखेंगे और हरियाली दिखेगी। ये बहुत इंस्पायरिंग है और आपने ये भी कहा कि यू नो ब पूरी हम हमेशा ये सोचते हैं हमारे पास ये नहीं, वो नहीं है। वो हम कंप्लेन करने के बदले अगर साथ में सब जुट के कोई सॉल्यूशन निकालें, तो तभी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और एक इतनी अच्छी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ कही, हम लोग ना जब बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो हम अपने टारगेट सेट करते हैं कि हाँ, ये 1 साल का ये टारगेट है, ये टारगेट हमको अचीव करना है। आपने उसको इतने सिंपल शब्दों में कहा कि हमने संकल्प लिया। हम हर गाँव में संकल्प लेते हैं कि हम इतने पेड़ लगाएँगे, इतना ये सब होगा और फिर जब वापस मिलते हैं, तो ये सोचते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि भई हमने जो संकल्प लिया था, वो कितना हम अचीव कर पाए हैं। एक मन में एक चीज आ जाए जी।
कि ये गांव हमारा है, ये घर हमारा है, ये देश हमारा है, जी फिर मन में परायापन हट जाता है। जी लोग यूं कहने लगते हैं ना, ये राजस्थान है, ये डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गांव में क्या रखा है, वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं पाएंगे। तो ये पराये मन से रहना गांव में, ये अच्छा नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म की या कोई मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। हमारा गांव का, देश का धर्म, गांव का धर्म क्या है, हमारे देश का धर्म क्या है? विकास का धर्म होता है, सहभागिता, विकास और शांति, ये हमारा धर्म है। इसको हमको पालन करना है और इसका आनंद लेना है। जब लोग उसे मिलेंगे, यात्राएं निकालेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बहुत दिनों से मिले, और फिर काम के साथ, फिर एक सिद्धांत के साथ हम मिलेंगे, जी तो हमारा विकास होगा। जी जी जी। और ये तो अपना जो आपकी जो सफलता आपको इन गांवों में मिली है, अगर भारत के हजारों गांव ये सिस्टम करना चाहें, तो आपके हिसाब से सबसे पहला कदम उनको क्या उठाना चाहिए? हम यात्रा में ये बात भी होती है हाँ जी। कि भाई नौकरी करने वालों को नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, हाँ व्यापार करने वाले व्यापार करें, खेती करने वाले खेती करें, हाँ पर जी। सारे लोग एक बात सोच लें, ये मेरा देश है और हाँ। इसमें जहां रहेंगे वहां पेड़ लगाएंगे, हम्म, क्योंकि हमारा देश है, हमारे गांव है, और गांवों से देश बनेगा। मतलब गांव अच्छे होंगे ना तो देश बनेगा। तो फिर हम कोई भी जॉब करो, कोई भी काम करो, पर आप देश का ख्याल रखोगे। और सबसे महंगी चीज इकोसिस्टम है, जी जो हमको सांस मिलेगा, पानी मिलेगा, हमें अलग अलग प्रकार के चित्र का मतलब है पक्षी मिलेंगे, हम्म, अलग अलग प्रकार के पशु मिलेंगे, खाना पीना शुद्ध मिलेगा। तो वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा धर्म है, वो कर्तव्य है, सहभागिता, विकास और शांति है। वो किसी भी नौकरी करते हुए, किसी भी व्यवसाय में रहते हुए ये काम करेंगे तो हमारा देश आगे ही बढ़ेगा, सफलता प्राप्त करेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर ये गांव के प्रति, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति ध्यान रखेंगे तो हम सफल होंगे। तो ये मन में आ जाएगा ना, तो वो हाँ, खोज कर लेगा। हमने जैसे चौका सिस्टम की खोज कर ली, हम्म, वो इस देश में भी हुआ और वो जाके विदेश में भी हुआ, और सब हाँ, लोग इसको मानने भी लग गए। हाँ जी। तो हम कोई बड़े इंजीनियर थोड़ी थे, लेकिन वो मन था, हाँ लेकिन वो काम था, हाँ वो सोच थी जी। गांव का विकास करने की और देश का विकास करने की। और इसलिए काम आपने कर रहे ये हैं, भी इसलिए कहा करना है जरूरी है। कि जो वाटर कंजर्वेशन है वो सिर्फ इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने उसको प्रूव किया है कि हम सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब अपन सब लोग गांव में जो रहते हैं ना, वो गांव की रग रग जानते हैं, जमीनें जानते हैं, पानी के बहाव जानते हैं, खेती जानते हैं, समाज जानते हैं। इंजीनियर बाहर से पढ़ के आएगा तो उसको साल भर तो उसको समझने में लगेगा, उसकी सैलरी कितनी बढ़ती है। फिर वो गाड़ी से, जीप से आएगा, उसका सैलरी कौन देगा, वो गाड़ी कौन देगा, उसका पेट्रोल कहाँ से आएगा। हम सब सब स्वयं इंजीनियर बन जाएं जी। गांव के लिए। एक और जब तरह से दिमाग तो आप चलता है ना, देखिए, आपने कहा कि आपने ये बहुत ध्यान से देखा कि पानी का लेवल 9 इंच होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मैंने वो सुना, तो उसके पीछे भी तो एक तरह से साइंस ही है। आपने सोचा समझा कि क्या ये 9 इंच ही क्यों, 12 इंच क्यों नहीं, 6 इंच क्यों नहीं। तो आपने भी एक तरह से पूरा उसको एनालाइज किया और फिर आपने वो आंकड़ा आप उस पे आए। नहीं, ये बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। लेकिन बताइए कि अगर आपको आज जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं गांवों के, वो अगर आपको आज सुन रहे हो, तो आपको उनको सिर्फ एक मैसेज देना हो वाटर कंजर्वेशन के बारे में, तो आप क्या देंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बरसात का पानी जहाँ गिरता है, जी। छतों पे गिरता है, तो छतों का पानी इकट्ठा करें। हाँ रोड का पानी कहाँ जा रहा है वो इकट्ठा करें। हाँ गांव का जो बसावट है ना, जहाँ घर बने हुए हैं, हाँ गलियारों का पानी कहाँ जाता है, वहां हाँ हमने तालाब बनाया। हाँ गांव हाँ का पानी एक रास्ते निकलता था, उस नाले में जाता था।
हमने नाले से पहले ही एक तालाब बना दिया, तो वहाँ उपजाऊ बन गया वो तालाब, क्योंकि पूरा गोबर का पानी, मल मूत्र का पानी जाता है, तो उससे जमीन उपजाऊ होती है। तो पानी को ऊपर से लेके नीचे तक पानी को रोकना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार रोकना चाहिए। जैसे चरागाहों में चौका सिस्टम 9 इंच, तो तालाबों में 15 फीट भी भर सकता है, वो बुरा नहीं है। हमारे तालाब 15 फीट भरते हैं, पर तालाब में 15 फीट हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, 10 फीट हो सकता है। हम ये सूचना देना चाहते हैं पूरे देश को हाँ जी। कि देश में जितने भी गांव है, कस्बे हैं, ढाणियां हैं, शहर भी हो सकता है, हाँ जी। उसमें अच्छे अच्छे तालाब बने हुए हैं, उनकी रक्षा करें। हाँ जी। नए तालाब और बनाएं जहाँ जगह मिल जाए तो, और पुराने तालाबों को सुरक्षा से रखें। तो आप हमारी इस लापोड़िया में देखेंगे तो हर जमीन में जरूरत के अनुसार पानी है। तालाबों में कितना चाहिए, चौका में कितना चाहिए, नदी में पानी चाहिए, वो सब है, क्योंकि वो साइज के अनुसार तय किया है हमने। तो हमारी अच्छी खेती भी है। ग्राउंड वाटर इतना ऊपर है कि बरसात के दिनों में हाथ से पानी पियो कुओं में, अच्छा। ऐसे पी सकते हो पानी। हम्म। और राजस्थान में, अच्छा। और जब चना, सरसों, मूंग, तिल ये बोते हैं, और ये महंगा भी जाता है, और इनको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर है, जमीन में वाटर लेवल ऊपर है, तो हम उनको पानी नहीं पिलाते हैं, फसलें बोते हैं और काटते हैं। ये अच्छा। हमारी सफलता है। देखिए, बिजली की जरूरत नहीं, और चीजों की जरूरत नहीं, ज्यादातर आपके पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कीट पतंगे हैं, हमने देवबनिया बनाई है जिसमें कीट पतंगे, वन्य जीव रहे, और वो छोटे छोटे कीट होते हैं खूब हजारों में, वो जो हानिकारक की जो कीट है फसलों के, उनको खा जाते हैं। तो तभी आपका कुदरती खेती होगी। हम उन कीटों को मारें और फसलों को जिंदा रखें, या हम जिंदे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने सभी जीवों को बचाया। तो बचाने में प्रकृति का देन है, या प्रकृति का सिस्टम है एक, कि आप हर चीज जिंदी रहेगी। ज्यादा होगी उसको खाने वाले बना दिया, चूहे ज्यादा हो गए तो बिल्ली बना दी, हिरन ज्यादा हो गए तो टाइगर आ गया। तो आप चिंता क्यों करते हैं? प्रकृति की व्यवस्था है, उसको समझिए। आप पर्यावरण को समझिए, इकोसिस्टम समझिए, फिर उसको डेवलपमेंट करिए, आपका जिंदगी आसान हो जाएगी। ये जो इतनी बड़ी बात आपने कही कि हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं। कुछ सॉल्यूशन बिल्कुल। जो आजकल हम लोग वो करते हैं कि अच्छा प्रकृति से ऐसे हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट ये सॉल्यूशन लाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी सॉल्यूशन प्रकृति में है। अगर कोई खराब जीव जंतु जो अनाज को खराब करेंगे तो उनको भी विनाश करने के लिए दूसरे जीव जंतु हैं। तो प्रकृति अपने सॉल्यूशन देती है, हमें प्रकृति में ही सॉल्यूशंस ढूंढ के प्रकृति के साथ चलना चाहिए। मैं एक संदेश और देना चाह रहा हूँ। हाँ जी। पूरे देश में किसान ये चाहते हैं कि भाई दीमक ना हो। हाँ जी। हमारे कैंपस में खूब दीमक थी, अच्छा। लेकिन हम जितने भी पत्ते होते हैं वहाँ पेड़ लगाए, खूब पत्ते गिरते हैं खूब, तो पत्तों को दीमक खाती है, वहाँ की दीमक फसलों मतलब को मैं नहीं बता खाती है। देती हूँ मेरे उस व्यूअर्स को, दीमक मतलब टर्माइट्स, जिसको हम टर्माइट्स कहते हैं, है ना? जी जी हाँ जी, जी, हाँ लकड़ी जी। में, हाँ, जो बोलिए। लकड़ी में लगता है, हाँ जी। तो वो भी सूखी सूखी चीजों को खाएगी। हम सूखी चीजों को या तो रखते नहीं है या जला देते हैं। हाँ। तो पत्तों को रखिए, पेड़ों को रखिए, तो दीमक रहेगी और मिट्टी बनाएगी, लेकिन आप हरी चीज को बिल्कुल नहीं खाएगी। पर जब उसके पास सूखी चीज है ही नहीं, पत्ते है ही नहीं, तो फिर वो जो है मक्का खाने लगेगी, उसके बाद फसलों को नुकसान करेगी। तो हमारे यहाँ पे कभी आप आए तो हमने दीमक का भी कोई कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, वो अच्छा। अपने आप कंट्रोल होती है। और फिर भी अगर दीमक ज्यादा हो तो धतूरा होता है ना, इसके बीज बिखेर दो, हाँ। धतूरा जब उगेगा तो दीमक वहां से हट जाएगी। और धतूरा एक जमीन के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो आप कह रहे हैं कि जो जो सूखे पत्ते वगैरह जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये तो कचरा है, इसको फेंक देना चाहिए, वो एक्चुअली उससे आप दीमक को कंट्रोल कर रहे हैं। जी, ये सारी धरती जो है ना जीवों की है, हाँ जी। और जीवों को जीने के लिए इकोसिस्टम प्रकृति चाहिए। इसीलिए मैंने यही पूछा आपसे कि आपके एग्जाम्पल को लेकर अगर अगर लोग इंस्पायर हों, दूसरे गांवों में
दूसरे जो इतने हजारों गांव है इंडिया के, ऑफ कोर्स आप तो बोल रहे हैं कि देश से बाहर भी, वो अगर इससे सीखना चाहें तो उनको क्या क्या सबसे पहले उनके मन में क्या बदलाव आना चाहिए? पर आपने ये कहा कि बहुत बहुत सारी चीजें आपने कही कि एक तो अपने आप को मजदूर मत समझो, अपने आप को मालिक समझो। हम और जितनी चीजें आपने कही ना, ये हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉई, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन ओनर। बिल्कुल आप भी वही कह रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि पूरे इकोसिस्टम पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमको पानी बचाना है तो पानी बचाना है। एक चीज से कितनी सब चीजें अच्छी हो सकती हैं, पूरा इकोसिस्टम लाइवलीहुड तक वो बदल सकता है। और तीसरी कि प्रकृति के साथ चलकर काम करो, प्रकृति के अगेंस्ट काम मत करो। प्रकृति ही आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है। लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शो पर आने के लिए। मुझे ये एकदम विश्वास है कि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव प्रेरित होंगे, और बहुत लोगों का जो जरिया है वाटर कंजर्वेशन की तरफ, प्रकृति की तरफ, वो काफी बदलेगा उसके। और उसमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार बिहेवियर आएगा जब लोग आपको सुनेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने ये मौका दिया सबको समझाने का, सबसे बात करने का। आपको भी धन्यवाद, सुनने वालों को भी धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल, आपका मैसेज जितने लोगों को पहुंच सके उतना ही हमारा देश और आगे बढ़ेगा।